नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटक की लड़ाई की, क्योंकि आज कर्नाटक में बड़े बड़े दिग्गजों का जो चुनावी अभियान है औपचारिक तौर पर उसकी समझ लीजिए शुरुआत हुई। अपने पर्चे भरने के लिए कर्नाटक के बड़े बड़े दिग्गज आज उतरे जमीन पर। कर्नाटक में आज काफी हलचल देखने को मिल रही है। आज 4 बड़े दिग्गज नेता अपना नामांकन भर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र भी हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने भी आज अपना नामांकन भर दिया। बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिवमोगा के शिकारीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पिता का गढ़ रहा है, कई सालों तक वर्चस्व रहा है येदियुरप्पा का वहां नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया वहीं मैसूरू के वरुणा से मैदान में है। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिल्म स्टार सुदीप के साथ एक रोड शो किया, जो पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के चुनावी क्षेत्र में मेगा रोड शो के बाद एक रैली भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत बड़े जो नेता हैं, जिसमें साथ साथ किच्चा सुदीप, जिन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ नहीं पर मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, वो भी शामिल हुए। इस रैली में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 13 तारीख को आ जाएंगे। अब तो महीने से भी कम का समय जो है वो बचा है कर्नाटक के चुनाव में। तो अब सवाल यही घूम फिर के उठ रहा है कि जैसे जैसे ताकत दिखाई जा रही है, जनता को किसकी बात रास आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी रैली में क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। मैं आपसे कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने अपना नामांकन जो है वो भरने के बाद कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते। Congress party is a secular party. We are not asking the votes on caste basis. We expect the votes from all communities, including Lingayas, including Uklegas, including other communities. Who will be the new CM, sir? You and your party will decide. The party will decide. वहीं बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएस येदियुरप्पा, नलिन कुमार कटील, बसवराज बोम्मई, प्रहलाद जोशी, डीवी सदानंद गौड़ा, के ईश्वरप्पा, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान इस सूची में शामिल किए गए। स्टार प्रचारकों की सभाओं पर जाने वाला जो खर्च है वो उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है, वो पार्टी के खर्चे में आ जाता है।
अब कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार है वो परवान धीरे धीरे अब चढ़ने लगा है और 20 तारीख के बाद तो मानिए कि पूरी ताकत इसमें झोंक दी जाएगी, क्योंकि जो भी उठापटक होनी है टिकट बंटवारे को लेकर वो 20 तारीख तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस लगातार राज्य में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। काफी वक्त से कांग्रेस जो राज्य सरकार है उसे 40% सरकारा के नाम से तोहमत लगाकर कैंपेन एक पूरी चला रही है। अब पार्टी की तरफ से अभियान को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी ने अब एक जवाब अपनी तरफ से दिया है, बीजेपी भी एक वीडियो जारी कर रही है। तो वीडियो वर्सेस वीडियो की जो लड़ाई है वो अब देखने को मिल रही है, जिसमें कांग्रेस सरकार को 420 सरकार कहकर तंज कसा गया है। तो 40% सरकार, 420 सरकार, उसको लेकर दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। प्रचार अभियान को देख ये साफ इशारे हैं, साफ नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार इस बार एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा कर्नाटका में बनने वाला है। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर आम आदमी पार्टी कर्नाटक चुनाव में उतर रही है। जोर शोर से वहां पर तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कर्नाटका का दौरा भी लगा। वहां पर वो पहुंचे और उम्मीदवार जो थे आम आदमी पार्टी के सुरेश राठौड़ के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान राघव चड्ढा पारंपरिक जो ड्रम है वो बजाते नजर आए। अब राघव चड्ढा जो ड्रम बजा रहे हैं उसकी ताल वहां के वोटर आम आदमी पार्टी पर कितनी देख रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प बात होगी देखने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरीके से अभी आजकल परेशानियों में घिरी है, उनको उम्मीद होगी कि धीरे धीरे अपनी जरा पैर फैलाए जाएं, जमीन बढ़ाई जाए, तभी राजनीतिक तौर पर 2024 में शायद वो कुछ कर पाएंगे। तो कर्नाटक में आज जिस तरीके से अब चुनाव का प्रचार परवान चल रहा है, बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं, लिस्ट जो है लगभग तय हो गई है हर पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसको देखते हुए अभी बिसात किस तरीके की बिछी हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीषा प्रियम जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ टी संकीर्ता जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और निजाम फौजदार साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मनीषा जी, आज रोड शो भी हो रहे हैं, रैली भी हो रही है, वीडियो भी रिलीज हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना पर्चा भर दिया है, तो अभी की जो बिसात बनी हुई है वो कैसी दिखाई पड़ रही है आपको? किसके पक्ष में थोड़ा सा आपको दिख रहा है, वजन ज्यादा दिख रहा है? देखिए, मैं कर्नाटक के उस हिस्से से जुड़ी रही हूं जो कि एक तरह से वहां की सांस्कृतिक धरोहर है, पुराना मैसूरू का पूरा इलाका, और वहां दिग्गज नाटक, साहित्य, कथाकार, संगीतज्ञ, फिल्म बनाने वाले टी.एस. सत्यन वहां रहे, यू.आर. अनंतमूर्ति रहे, बहुत सारे रत्ना रहे नाटक में। तो अभी जो है वो नाटकीय है, इसलिए कि कल जो वहां थे आज वो कहीं और हैं। अब शेट्टार जी को ही आप देखिए तो हुबली धारवाड़ मध्य से जो बिल्कुल 6 बार चुनाव जो जीत चुके थे, वो अब आरएसएस और भाजपा का दामन छोड़कर वो कांग्रेस चले आते हैं। उनको मनाने वाले कौन हैं? उनको मनाने वाले वो लोग हैं जो उनके पोतों के साथ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का जो समधियाना था, वहां कांग्रेस के बड़े लिंगायत नेता जो हैं वो शिवशंकरप्पा और एमबी पाटिल 2 मना के इधर ले आते हैं। तो जो उधर थे वो इधर आ गए। येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता जो हैं उनके बदले उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो ये सब एक नई बिसात जरूर दिखती है। ईश्वरप्पा नहीं आए तो लिंगायतों को अब तक माना जाता रहा कि वो बीजेपी के प्रबल समर्थक रहे। पूरे जो एकीकृत कर्नाटक है, कर्नाटक एकीकरण के बाद लिंगायतों का पैन कर्नाटक प्रेजेंस था। तो अब क्या लिंगायत कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, कि क्या एक भाजपा दिखेगी जिसके पास कि आपने दिखाया कि एक नए फिल्म स्टार हैं, नए बीएल संतोष का नेतृत्व है, तेजस्वी सूर्या जैसे नेता लोग हैं, और आपने स्टार लिस्ट दिखाई जिसमें योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो कभी देवराज उर्सू का वेलफेयर मॉडल जो है वो भारत लेता था, गरीबी हटाओ का नारा भारत कर्नाटक से लेता था, वहां अब उत्तर प्रदेश का मॉडल लेकर योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और अंत में बात कहूंगी कि जो अब तक कांग्रेस पे करप्शन का चार्ज लगता था, या पिछले बार सिद्धा के वेलफेयर स्कीम्स को लेकर डिफेंसिव पर कांग्रेस बैटिंग करती थी, वो कांग्रेस अब ऑफेंसिव पे उतर के और भाजपा को तरह तरह से नवाजती है कि भाई आप करप्शन हो। और ये सब के बीच में
बड़े दिलचस्प वीडियो बना बना के एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। न्यू एज इलेक्शनरिंग जो है वो भी बड़ी देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी इस तरह के दिलचस्प वीडियो और किस्से कहानियां जरूर सुनने को मिलेंगी। पर सकीर्ता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं दो बातें जो मनीषा जी ने कही, उसमें एक बात जोड़कर कि जो करप्शन के चार्ज पहले कांग्रेस पे लगाकर 420 तो आप उनको बता रहे हैं अपने वीडियो में, लेकिन उन्हीं करप्शन के चार्ज से भारतीय जनता पार्टी इस बार कर्नाटक में घिरी दिख रही है। और उसके साथ साथ जो बातें कांग्रेस को लेकर आप करते रहते थे कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पूछ लीजिए, इनमें तो आपस में ही लड़ाई है। लड़ाई तो इस बार ज्यादा बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ रही है सर। बीएल संतोष वर्सेस जो आपने देखा शेट्टार साहब छोड़ के चले गए, बड़े बड़े नेता बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव प्रो इनकम्बेंसी और प्रो डेवलपमेंट के बारे में ये मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरा चीज है, जब सिद्धरामैया का स्टेटमेंट मैंने देखा, उसमें वो बोल रहे थे हम सेक्युलर पार्टी है, धर्म के आधार पर वोट नहीं लेते। वो धर्म विभज करके वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो 2018 में भी वही किया, जो लिंगायत मत था उसको विभाजन करके उन्हें, उसका हाल क्या हो गया था, वो 80 सीट पर बैठ गई। ये है कांग्रेस का साथ। वो 2013 से 2018 तक संपूर्ण बहुमत का सरकार जो दिए थे, उनको जो स्कीम लोग तक नहीं पहुंच पाया। वो सभी सिर्फ घोषणा थे, वो घोषणा ही रह गए, लोग तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए वो संपूर्ण बहुमत सरकार से लेकर 80 सीट पर आ गए। लेकिन हमने जो घोषणा की है, हमने बोला 40 लाख घरों के तक मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन में पानी देंगे, हम तो दिया है। विद्याश्री योजना में स्कॉलरशिप देंगे, हम दिया है। ये तो घोषणा, सिर्फ घोषणा नहीं, हमने दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान में 6,000 केंद्र सरकार से देंगे, हम उसके 4,000 जोड़कर 10,000 रुपए किसानों का खाता में डायरेक्ट जमा करने का काम किया है। हमने बोला है, वो किया है। ये तो अब जनता को तय करना है आपने क्या दिया क्या नहीं दिया प्रॉमिसेस में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजनीतिक बिसात पर इस वक्त लिंगायत वोट्स की आपने बात करी, बड़े बड़े लक्ष्मण सावदी हो या जगदीश शेट्टार हो, बड़े बड़े लिंगायत नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि सेंध लगेगी आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में वहां? देखिए, मैं एक दो चीज उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूं। जब लक्ष्मण सवदी का बात आता है, जब उन्होंने 2018 में चुनाव हार गया, ऑपोजिशन, हमारा पार्टी में ऑपोजिशन होने के बाद, कितना नाटक होने के बाद भी उसको एमएलसी बनाकर उप मुख्यमंत्री का मुद्दा देकर उसको बिठाया था हमने, और ट्रांसपोर्ट का खाते दिए थे जी। और जब जगदीश शेट्टर जी का सवाल आता है, वो 40 साल कौन सा वो विचारधारा को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उसको और कौन सा विचारधारा उसको विरोध करते थे, उससे साथ वो जुड़ गए। उसका जो सर विचारधारा भूल जाइए, बीजेपी के अंदर फहरिस्त है जो आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बताई है, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं। वो कौन सी विचारधारा में थे और किस विचारधारा के विरोध में खड़े थे, वो आज आपके लिए वहां पर प्रचार करने आएंगे। तो विचारधारा की तो बात भूल जाइए। राजनीति में सबसे ज्यादा आजकल हल्की चीज वही दिखाई पड़ती है, निजाम फौजदार साहब। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को इस लायक भी नहीं समझ रही कि उनको टिकट दिया जाए, कांग्रेस पार्टी उनको लेकर क्या सोच रही है कि उनको बहुत फायदा हो जाएगा? देखिए, उन्होंने कल हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 72 नए लोगों को, नए चेहरों को हम चुनाव में उतारने वाले हैं। लेकिन इस बात के पीछे की एक अंडरस्टैंड द जिस्ट बिहाइंड इट। वो कह रहे हैं कि 72 लोग नए आएंगे। इनके इंटरनल सर्वे के हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये 72 लोग हारने वाले थे, इसलिए एक नए चेहरे को लाएंगे। ये प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन ये अपने आप में इनकी इलेक्शन कमेटी मीटिंग में, चीफ इलेक्शन कमेटी में इन्होंने मान लिया है कि इनके 72 लोग सफाचट होने वाले थे। तो अब कहने लगे कि हम वाक को लाना चाहते हैं। देखिए, 2014 में कांग्रेस के लीडर बीजेपी में चले गए थे और वहां इन्होंने चोरी और उधार का सिंदूर लगा के 10 साल गुजार दिए हैं। वही हमारे लीडर थे इनकी बीजेपी में। हम जब हमारे लीडर्स वहां जा रहे थे, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे लगाकर वो आ गए। आज जब जगदीश शेट्टार साहब और लक्ष्मण सवदी जब कांग्रेस आते हैं, इनको लगता है कि वो अपने सेल्फिश गेन के लिए वो कांग्रेस आ रहे हैं। इनका मतलब समझिए, सेल्फिश गेन के लिए कांग्रेस आ रहे हैं। इसका मतलब है बीजेपी हार गई है और कांग्रेस जीत।
इसका देखिए, मतलब लोग कांग्रेस भी तो उन सीटों पर मजबूत कैंडिडेट तो उनके पास था नहीं, तो वो इंतजार कर रहे थे बीजेपी से टूट के कोई आ जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं जो पूछते हैं कि आपके पास चीफ मिनिस्टीरियल कितने कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास करीब 15-20 लोग हैं। आप पूछिएगा बीजेपी के अंदर कितने चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं? 0, 0, कोई नहीं है। ये सीएम बैठा है, वो भी उसको 40% और पे सीएम का उसके ऊपर कलंक लगा है। तो ये कौन सी विचारधारा के बारे में बात करते हैं? ये जो 15 मुख्यमंत्री के दावेदार आपने बताया, ऐसा तो नहीं कि सब अपने अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, एक दूसरे को काटने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को 15 पर ले आए? नहीं, देखिए ये कह रहे थे कि 40 लाख घरों में इन्होंने पानी पहुंचाया है। इनको मैं थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ। करीब 6 करोड़ 10 लाख लोग कर्नाटक में रहते हैं। 180 तालुक हैं, 32,000 ग्राम है। उसके ना करीब 1 करोड़ 33 लाख घर हैं। इनके आंकड़ों के हिसाब ठीक से है। पिछले 70 साल में 50% घरों में पानी ही नहीं था। ठीक है, तो ये कौन सी झूठ बोलते हैं? सर ये झूठ का भी। ठीक है मनीषा जी, ये जो आना जाना हो रहा है नेताओं का, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना जो लगा हुआ है, बड़े बड़े नाम बीजेपी के छोड़ के जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में खड़ा करने, उसे बड़ा करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है, उनको जाने से कितना झटका बीजेपी को लगेगा, या ये मान लिया जाए कि ज्यादा आंका जा रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि ये लोग खुद नहीं जीत सकते, तो कांग्रेस को उनको लेके क्या फायदा हो जाएगा? एग्जिट बीजेपी। मनीषा जी से पूछा है सर सवाल मैंने जी। अगर आप आंकड़ों को देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि पिछले 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें वास्तव में बीजेपी के जो सीटों का इजाफा हुआ वो वही सीट थे लगभग संख्या में जो केजेपी कर्नाटक जनपक्ष येदियुरप्पा ने जब अलग पार्टी बना ली थी वो घट गई थी और वो जुड़ गई। और ये सब जोड़ और घटाव दोनों करके ही बीजेपी ने ये देख लिया कि प्लस येदियुरप्पा भी वो अपने आप 2018 में मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके निकल गई, तो जोड़ घटाव उसको भी करना पड़ा। इसके चलते कर्नाटक पूरी तरह से वो हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी ने पिछले कुछ समय में बिल्कुल एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो रची है, वो है पैन हिंदुत्व। मुझे लगता है कि कर्नाटक एकीकरण जो भाषा के मुद्दे पे हुआ, उसके बाद यह ऐतिहासिक है दूसरी बार कि बीजेपी ने कहा है कि हम एकदम प्रखर हिंदुत्व के मामले पर, चाहे वो लड़कियों के पीयू कॉलेज में अपने पारंपरिक भेष में स्कार्फ पहन के जाने की बात हो, या फिर निंजेगौड़ा और उड़ी गौड़ा का कहना कि इन दोनों ने टीपू सुल्तान को मार गिराया, तो राहुल चक्रतीर्थ का टेक्स्ट बुक्स में बदलना, इन सब के साथ पूरी लाइनअप जो है उन्होंने बदल दी है, टीम बदल दी है। तो कहीं ना कहीं एकदम से रीजनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है और बिल्कुल कास्ट में डिवाइडेड जो राजनीति है कर्नाटक की, उससे आगे अब कहीं जाने का पासा भाजपा खेल रहा है। और ये पासा उसके लिए कैसा साबित होता है ये केवल चुनाव ही बता सकते हैं। बड़ी बात कह रही हैं आप, इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, इस पर जवाब लेते हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ। यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स का तोड़ जो है वो रिलीजन की पॉलिटिक्स का इंजेक्शन लगाकर बीजेपी निकालने की कहीं ना कहीं खोज कर रही है, क्योंकि इसी बात पर जैसे नलिन कतील ने कहा था अखंडता साहब कि लव जिहाद बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी को वापस लेकर आइए। सड़क वड़क तो कोई भी बना देगा, लव जिहाद बड़ा मुद्दा है इसलिए बीजेपी को वापस लेकर आई, जिस पर येदियुरप्पा ने खुद कहा कि इन सब बातों से चुनाव नहीं जीते जाते। तो पार्टी में ये क्या विचारधारा की लड़ाई पार्टी के अंदर ही चल रही है, या डर है कि जो बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं वो कास्ट इक्वेशन ना ले जाएं, इसलिए उससे बड़ा खेल खेल जाइए रिलीजियस पोलराइजेशन का? देखिए, पहला चीज है, जब जगदीश शेट्टर का सवाल आता है 2013 में उसका नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे। अब ये हमारा सीट जो पूरा टैली था वो 40 सीट पर हम आ गए थे, लेकिन उसका और एक पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। लेकिन जब तक 2023 का सवाल आता है, हम क्लियरली स्पष्ट से कह रहे हैं हम प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी का जो दो मुद्दा है वो लेकर ही हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये कतील साहब को मेमो नहीं गया क्या प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी वाला? पूरा स्कीम लोगों तो पहुंचाने तक हमने काम किया है। सर, जब तक हमारा सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कतील साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई गई कि चुनाव इस बार
लव जिहाद पे नहीं लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट पे लड़ रहे हैं। हमने कितना काम किया, पानी कितना दिया, उस पे लड़ रहे हैं। सुनिए, देखिए, लव जिहाद तो पूरा देश का मामला है। दिस इज ए मैटर ऑफ, इट इज ओनली नॉट लव जिहाद, देयर आर मेनी अदर थिंग्स बिहाइंड इट। इट इज लिंक्ड टू टेररिज्म ऑल्सो। लव जिहाद के बारे में बात किया तो 1 घंटा के ऊपर लगता है, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। हम चुनाव लड़ रहे हैं नॉट ऑन रिलीजियस थिंग्स। जो 2018 में जो कांग्रेस ने किया, लिंगायत मत को विभाजन किया, हम ऐसा मुद्दों लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। हम तो ST का रिजर्वेशन बढ़ाया, हमके इंटरनल रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया सर। अभी रुक जाइए, मिस रिप्रेजेंट मत कीजिए फैक्ट्स को। कोशिश आपने की, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। अभी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, ST का रिजर्वेशन था, हमने उसको 7% को बढ़ाया है। रोका हुआ है सर। ये सभी कह रहे थे ये पेंडोरा बॉक्स था, कोई नहीं इसके ऊपर हाथ लगाया करके। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोका हुआ है आपका मूव। भारतीय जनता पक्ष का नेतृत्व का सरकार रिजर्वेशन का काम बढ़ाया है। हमको लिंगायत और वकलिगा को 2% हिस्सा बढ़ा के उसको रिजर्वेशन में दिया है। ठीक है, EWS लाया है। देखिए, हम सिर्फ तो इसको क्यों ना मान लिया जाए कि एक रिलीजियस मूव है। आपने मुसलमानों से लेकर किसी और को कास्ट को देने का काम किया है, जो इसको ना माना जाए रिलीजियस पोलराइजेशन का मूव है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। देखिए, आप रिजर्वेशन दिया तो एक ऐसा पोलराइजेशन का मूव होता है। सभी लोग कह रहे थे, 40 साल से वो साइड में पड़े थे, कोई नहीं उसके ऊपर हाथ लगा रहा था। जब हमने लगाया, सबने किया ये पेंडोरा बॉक्स है, कोई नहीं इसको हाथ लगाकर एक रिस्क लेता है। हमने कर्नाटक लोग का भलाई के लिए, फौजदार साहब भलाई के लिए कर रहे हैं। आपकी पार्टी जो बार बार कह रही है कि अगर हम जीत कर आए तो हम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन वापस दे देंगे, वो कह रहे हैं कि देखिए जिनका हक है हम उनको दे रहे हैं, इसमें रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं है। देखिए अंकित साहब, जब बीजेपी की सरकार मुसलमानों के 4% का जो कोटा था उसको हटाकर, उसको रद्द करके जो 2% वकलिगा समाज को और 2% लिंगायत समाज को दे रहे थे, तो दोनों समाज के स्वामी जी ने कहा कि हमें चोरी का आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपने हक का आरक्षण दीजिए, हम किसी का हक नहीं लेना चाहते। तो ये बीजेपी वहां पे फंस गई। ये इनके पास कोई दूसरा, ये एक तीर से 2 निशाना लगाना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि देखिए हमने मुसलमानों को कितना पीड़ित बना दिया है और उनका आपको देते हैं। लेकिन यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के समाज जानते हैं कि ये बीजेपी के कम्युनल कार्ड हमेशा खेलती रहेगी। लेकिन आप अंकित भाई आज ना बैंगलोर आइए और कोई भी ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए और पूछिएगा आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, वो कहेगा मेरे भाई आज मैं अपना पेट काट के पेट्रोल डालता हूँ ऑटो में, गैस डालता हूँ ऑटो में, और मेरा बच्चा भूखा रहता है, मैं भूखा रहता हूँ, मैं बच्चे को खाना खिलाता हूँ। लेकिन फौजदार साहब, कहीं ना कहीं इस बात का डर आपको भी है कि जो बीजेपी का जो रिलीजियस कार्ड है, अगर वो चल जाएगा तो आपके लिए मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। इसी वजह से आप भी बड़ा रीजनलिज्म वाला गेम खेल रहे हैं। अमूल वर्सेस नंदी की आपने एक खामखा में, नंदिनी की एक आपने खामखा में कंट्रोवर्सी बना दी, उसमें कन्नडिगा प्राइड आप लेकर आ गए। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि अमूल आ जाएगा तो जो नंदिनी है उसको खत्म कर देगा। सुनिए, यहाँ पे कन्नड़ा का जो महत्व है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, यहाँ पे हिंदी को हमारे सर पे, हमारे गले में उतारना, उसके बाद कहते हैं कि ये अमूल किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था 1947। उसके बाद में नेहरू साहब और वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़कर उसका एक मुहिम बनाया था और उसको व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। उसी आधार पे नंदिनी को भी 1980s में बनाया गया। यहाँ सक्षम है, नंदिनी है यहाँ पे। आप यहाँ कर्नाटक को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ सर, पर नंदिनी भी तो और राज्यों में बिजनेस करती है, तो फिर वहां पे भी रोक देना चाहिए, सिर्फ कर्नाटक में ही नंदिनी काम करे। अंकित भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अगर सच में अमूल के किसानों को और वहां पे जो गाय और दूध बेचते हैं उन किसानों को आप मदद करना चाहते हैं, उसी मॉडल को आप यूपी में क्यों नहीं करते हैं, बिहार में क्यों नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं, हरियाणा में क्यों नहीं? पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो नंदिनी भी इस कर्नाटक के अंदर ही बिजनेस करे ना सर, बाहर ना जाए। चुनाव आते ही उनको दिखता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी ऐसी खड़ा कर दी जाए ताकि इन 40% का भ्रष्टाचार है, जो पीएम पेटीएम के स्टिकर से, स्कैन कोड से 40% लेते हैं। आप पेटीएम कह रहे हैं,
आप पेटीएम कह रहे हैं, नड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस इसको एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उससे पहले मनीषा जी पे अंत में जाऊंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। लेकिन सकरिंदा साहब ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपका जो पूरा मूव था रिजर्वेशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा हाईली फ्लॉड, मतलब प्रथम दृष्टया बहुत गलत निर्णय आपने ले लिया। उन्होंने कहा कि इसके बेसिस जो आपने लगाया था, यानी कि जो रिपोर्ट थी वो इंटरिम रिपोर्ट पे आपने पूरा लागू कर दिया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है ये एम्बैरेसमेंट है बीजेपी के लिए? नहीं, ये कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है, उसका बेस से वो क्या बेस लेकर आप 4% का जो ओबीसी रिजर्वेशन थे उसको हटाया है। लेट मी मेक इट क्लियर, ओके, जो वो मुसलमानों का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन लेने के लिए कैसे आता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल। मैं ये कहना चाहता हूं मुद्दों से लेकर, ओके, और हम मुस्लिम का रिजर्वेशन नहीं हटाया, ये बात सुन लीजिए। हम मुसलमानों को एक 10% ईडब्ल्यूएस पे बड़ा ब्रैकेट में लेकर उसको जस्टिस देने का काम किया है। भाजपा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में सरकार है, उसको 4% हटा के 10% जो ईडब्ल्यूएस है उसमें मुसलमानों को एक जगह। फौजा साहब खामखा की कंफ्यूजन फैला रहे हैं आप, वो 4 से 10% पे ले जा रहे हैं, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। सुनिए, पहले मेरे बात सुनिए, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। और दूसरा चीज है, जो राहुल गांधी है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, मैं उसको भी पूछता था, वो केरला से एक सांसद है, अनफॉर्चुनेटली एक सांसद है। हमारा जो नंदिनी है कर्नाटक का इंडिजीनियस ब्रांड, वो नंदिनी को लेकर केरला का गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ केरला राहुल गांधी साहब को, माननीय संसद के, पर अब तो वो सांसद, सर वो केरला में अब सांसद तो रहे नहीं, आप तब उनसे कुछ कहते जब वायनाड के वो सांसद रहते। अब तो आपके बीजेपी के जो लोगों ने कंप्लेन करी थी डिस्क्वालीफाई हो गया। अब राहुल गांधी से कह के क्या फायदा होगा कि केरला में कुछ कह दीजिए। पर ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली सर, मेरे पास समय बिल्कुल क्योंकि खत्म हो रहा है। 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। मनीषा जी, ये जो हम बात कर रहे थे रीजनलिज्म को लेकर आ रहे हैं, कास्ट का तोड़ कहीं रिलीजन को लेकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहली लिस्ट देखें बीजेपी की तो कोशिश यही करी गई है कांग्रेस की तरफ से भी कि कास्ट इक्वेशंस को अच्छी तरीके से साध लिया जाए। कोस्टल कर्नाटका की अगर बात करें तो इस बार इनको लग रहा है कि वहां पर नुकसान कुछ हो सकता है। 2018 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां पर इन्होंने नए चेहरे बदल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का बीजेपी को भी आभास है कि नए लोगों को लाकर एंटी इनकम्बेंसी हटाना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और एक तरह से गली जनार्दन रेड्डी का भी हट जाना, उनका अपना पार्टी बनाना, तो कई पुराने चेहरों से बीजेपी अपने आप को दरकिनार कर चुकी है। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा कि प्रखर हिंदुत्व और रिजर्वेशन का जो मामला है, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक कर्नाटका का एक वो है कॉन्टेक्स्ट है, वो है कि यहाँ ये नॉन ब्राह्मण था बेसिकली। इसमें सभी जातियों को ब्राह्मण छोड़ के, तो ब्राह्मण को चिन्हित करके एक्सक्लूड कर दिया गया, और राजा के खानदान को भी माना गया कि अगड़ी नहीं बल्कि अरसू जाति के हैं। और ये रिजर्वेशन का पूरा फॉर्मूला जो है वहां से भारत के इंडिपेंडेंस के पहले ही मैसूर को कहा गया कि बेस्ट गवर्न स्टेट इन इंडिया, लेकिन रिजर्वेशन भी लगाया गया। अब उस रिजर्वेशन के तोड़ में जो कांग्रेस पार्टी को आप देख रहे हैं, वो कह रही है कि नहीं, कास्ट सेंसस भी लाइए, और ओबीसी का पूरा मुद्दा को प्रखर बना रही है। और बीजेपी उस बात पे, जो बीजेपी की नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों में ओबीसी से अलायंस करने की बात को सबसे आगे रखती है, यहाँ कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को आगे रख रही है। तो यहाँ कौन किस भेष में आ रहा है, किसके मुद्दे क्या है, वो सब कुछ बड़ा अलग है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कर्नाटक एक बहुत ही अलग और भिन्न प्रदेश है। इसमें मामला जो है वो बहुत ही बिल्कुल एक मार्मिक मामला है। इसी को कर्नाटक का एकीकरण हुआ, और कांग्रेस पार्टी की नींव जो है वो भाषाई एकता पर ही पड़ी हुई है यहाँ। जी तो बिल्कुल। भाषा, समय थोड़ा कम है मनीषा जी, तो यहीं पर इसको थोड़ा विराम देते हैं। बड़े सारे मुद्दे हैं, किसका मुद्दा कैसे प्ले आउट करेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखने में, क्योंकि जैसे जैसे अब आप चुनाव, मैंने आपको बताया कि अब तो महीने भर से भी कम का समय रह गया है। 20 तारीख को नॉमिनेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी लगने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में कूद पड़ेंगे। तो कर्नाटका में अब जो है बिल्कुल आखिरी बाजू पूरी ऊपर चढ़ाकर हर पॉलिटिकल पार्टी अब मैदान में उतर आई है। हर तरह के मुद्दे आपको सुनाई पड़ेंगे, रीजनल मुद्दे भी सुनाई पड़ेंगे, राष्ट्रीय भी सुनाई पड़ेंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण भी सुनाई पड़ेगा, तुष्टिकरण भी सुनाई पड़ेगा, सब कुछ सुनाई पड़ेगा। जनता को तय करना है कि इस शोर के बीच में उनके लिए सही क्या है।
छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। मैसूर में भीषण आग एक पटाखा फैक्ट्री में लग गई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त काला धुआं छाया हुआ है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये जिससे अंदाज़ा लग रहा है कि कितना ज़बरदस्त ये नुकसान वहाँ पर हो रहा है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाकों में धुआं भर गया है। हमारे सहयोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। निहाल, क्या ताज़ा जानकारी है अभी इसको लेकर? कितने लोग वहाँ पर, क्या कोई लोग वहाँ पर हताहत या फंसे भी हुए हैं? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे 12 बजे के दरमियान ये आग मैसूर शहर के अंदर ही एक हेब्बाल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे लगा। ये एक पटाखे का गोडाउन है जिसमें काफी सारा पटाखा रखा हुआ था और ये बहुत ही पुराना गोडाउन है। यहाँ पर ये आग लग गया। आग कैसे लगा इसके बारे में अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, इसलिए कि जो भी रेस्क्यू के लिए जो फायर डिपार्टमेंट है वो पहले कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले 16 फायर टेंडर्स को वहां भेजा गया, जिसने तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर पे कंट्रोल किया। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि वहां पर कोई भी इसमें जख्मी या हताहत नहीं हुआ है। ये सही है कि चूंकि काफी देर तक धुआं वहां पर फैला रहा, जिसकी वजह से काला धुएं का बादल वहां पर छा गया था और लोगों को काफी वहां पर परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो छट गया है और बहुत हद तक स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में है। किसी के हताहत होने की पुलिस ने अभी तक या जख्मी होने की पुष्टि नहीं की है। किन वजहों से ये आग लगी इसकी जांच चल रही है। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में हो सकता है कि चूंकि आसपास में जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी ने सिगरेट की वजह से या कोई और दूसरी वजह रही होगी। तो पुलिस का कहना है कि अभी सब जो प्राथमिकता है उनकी वो इसको नियंत्रण में करना, और अभी भी भले ही अब आग बुझ गई हो, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी बहुत भी कहीं पर अगर लपट होती है, क्योंकि वो पटाखे का विस्फोटक फैक्ट्री है वो, तो ऐसी सूरत में आग एक बार फिर से फैल सकती है। इसलिए पानी, हर जगह पानी की बौछार की जा रही है ताकि कहीं पर थोड़ा भी अंश आग का न हो, जिसकी वजह से आग फिर दोबारा फैल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे देश में जातिगत जनगणना का मामला जो है वो कांग्रेस पार्टी की मांग के तौर पर उठ रहा है। अब इसके बाद इसको कांग्रेस और विपक्ष एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच बिहार में जातिगत जनगणना सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसका दूसरा चरण शनिवार से शुरू हो गया है, लेकिन इस गणना का काम कैसे चल रहा है, राजधानी पटना से जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार में जातिगत गणना का दूसरा फेज चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी हैं। ये बताइए, जातिगत गणना का फेज 1 हुआ और अब फेज 2, इसमें दोनों में अंतर क्या है? फेज 1 में हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना है उसके तहत मुख्य रूप से कितने परिवार हैं, कितने घर हैं, इसका हम लोगों ने सर्वे किया था और उसमें कितने मेंबर्स हैं, बस संख्या हम लोगों ने लिया था। और बाकी डिटेल हम लोग अभी जो है फेज 2 में ले रहे हैं, जिसमें कि हर मेंबर का डिटेल हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि 17 प्रकार के प्रश्न हैं और उसमें मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक स्थिति, इस प्रकार का हम लोग जो है डिटेल 17 प्रश्न हैं हमारे, उसमें हम लोग ले रहे हैं। फेज 2 में बहुत विस्तृत डेटा लिया जा रहा है। फेज 1 में जस्ट हम लोगों ने सर्वे किया था। जैसे पटना जिले की बात करें तो फेज 1 में हम लोगों के लगभग 13,69,000 परिवार आए थे और जनसंख्या हम लोग देखें तो लगभग 73 लाख सदस्य आए थे, सभी मेंबर्स मिला करके। तो उन सभी लोगों का एक लोगों का डिटेल फेज 2 में हम लोग ले रहे हैं। ये डेटा जो कंपाइल हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, कैसे उसको? ये एक तो हार्ड कॉपी में भी हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद पोर्टल एक सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया है और उसमें ऑनलाइन एंट्री भी हम लोग कर रहे हैं। पूरा डिटेल सबका उसमें एंट्री भी की जा रही है और उसकी मॉनिटरिंग भी स्टेट लेवल से की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी की जा रही है। तो एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है हम लोगों का। और जो ऑनलाइन एंट्री हो रही है उससे सुविधा यह होगी कि
गणना कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्द ही उस डेटा के एनालिसिस और जो रिजल्ट है वो आ सकते हैं। लेकिन जागरूकता का एक कमी है क्योंकि बहुत ज्यादा बज नहीं दिख रहा। नहीं, ये बड़ा साइलेंटली हो रहा है, इसमें कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। बहुत ही साइलेंट वे में हो रहा है, घर घर जा करके हो रहा है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग सबका मिल रहा है। हम लोग भी जाके फील्ड में देख रहे हैं, एक एक जानकारी लोग सही तरीके से दे रहे हैं और हमारे प्रगणक उसको दर्ज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग माइग्रेट भी किए हुए हैं, जो लोग नहीं हैं उनका डेटा आप कैसे कैप्चर करें? हाँ, उनका भी लेने का प्रोविजन है। जो परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और जो लोग बाहर हैं उनसे बात करके हमारे प्रगणक जो है उनका डिटेल ले रहे हैं, उनका शैक्षणिक और व्यक्तिगत भी और उनका सामाजिक और आर्थिक सभी चीजें, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। और अब तो ये कर दिया गया है कि बाहर किस प्रदेश में रहते हैं और देश से बाहर भी किस देश में रहते हैं उसका भी कोड शामिल कर दिया गया है। इस गणना से हम लोग को ये भी मिल जाएगा कि किस प्रदेश में हमारे यहाँ बिहार के कितने लोग रह रहे हैं, किस प्रदेश में या किस देश में कितने लोग रह रहे हैं, ये भी जानकारी हम लोग को स्पेसिफिक मिल जाएगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश वो करेगी। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनसभा में जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। कांग्रेस अब आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होते हुए ये बात रखी है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए और इस पर कांग्रेस को कैसे पर्दाफाश किया जाए। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है अपने प्रवक्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जब 1951 में जातिगत जनगणना की बात उठी थी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। 61 में जब आरक्षण देने की बात की थी तब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नेहरू ने कहा था कि ये प्रतिभा जो है उसके साथ अन्याय होगा, इससे देश का विकास अवरुद्ध होगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डालकर रखा था। जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था तब के तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। और इसी तरह से जब यूपीए सरकार के वक्त जातिगत जनगणना की बात आई थी तब पी चिदम्बरम ने वीरप्पा मोइली को पत्र लिखकर नेहरू जी के स्टैंड की याद दिलाई थी। ये सारी बातें इस नोट में कही गई हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि ये केवल और केवल राजनीतिक अवसरवाद है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि 2014 हो या 2019 हो, इन दोनों ही चुनाव में यूपी बिहार जैसे राज्यों में गैर यादव ओबीसी जो मतदाता है उन्होंने खुलकर बीजेपी का साथ दिया है और उन्हें बीजेपी के पाले से अपने पाले में लाने के लिए जो आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी अब उसके सुर में सुर मिलाने लगी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी का मुद्दा आया और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये ओबीसी का अपमान है, पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चलाने की बात बीजेपी ने कही थी। उसके बाद कांग्रेस अब ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। इसलिए भी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने खास तौर से कोलार में ये कहा है कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस जातिगत जनगणना का समर्थन करती है और जिसका जितना हिस्सा, जितनी आबादी उसका उतना हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से यह भी साफ नहीं कर रही शारिक कि उसका स्टैंड क्या है जातिगत जनगणना को लेकर। वैसे तो हमने बिहार में देखा है कि जब मांग उठी थी, सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, तो वहां पर बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। क्या ये जो बड़ी गोलबंदी है वो करने का प्रयास है, जिसमें कि एक बार जब जातियों की संख्या स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद फिर से जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ने की बात, जिस तरह से राहुल गांधी ने कही है कि 50% की सीमा को खत्म कर देना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से आरक्षण दे देना चाहिए, तो क्या ये नए सिरे से देश में एक बड़ी समस्या को जन्म देगा? इस पर भी मंथन किया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जो बाकी जातियां उनमें इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी एक सोचने की बात है। तो ये एक बड़ा संवेदनशील और बड़ा गूढ़ विषय है जिस पर कि तुरंत कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। और इसलिए बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी का नया स्टैंड है या जो बदला है उन्होंने अपना स्टैंड, वो केवल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, राजनीतिक अवसरवाद है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद ये मुद्दा आगे बढ़ाकर वो जो एक तरह का हिंदू वोट कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ है उसको ब्रेक कर सकते हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने आज झारखंड में बंद बुलाया हुआ है। स्टूडेंट्स यूनियन राज्य में चल रहे वर्तमान नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों की मांग है कि 1932 आधारित
कातियान नीति को लागू किया जाए। बंद के मद्देनजर प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। सभी जिलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन राजधानी रांची में कई इलाकों में छात्र यूनियन के सदस्य बाजार बंद कराते नजर आए। बंद कॉल करा गया है छात्र संगठन द्वारा, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। हर चौक चौराहे पे फोर्स का डेपुटेशन है और करीब करीब रांची शहर में ही, शहरी क्षेत्र में ही करीब करीब 1000 लोग हमारे जवान तैनात हैं और बाइक पेट्रोलिंग है। बाकी हमारा सीसीटीवी जो सर्विलेंस है वो हमेशा की तरह चलता ही रहा है और कहीं कहीं ये जगह छुटपुट जगह इनका देखा गया है तो उनको हटाया गया है। आम आदमी को परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस तत्पर है और कुछ भी अगर वो गैर कानूनी करेंगे तो उसके लिए कठोर कार्रवाई करी जाएगी। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ा जो मामला है उसमें यूपी सरकार अब दिखाई पड़ रहा है, एक्शन में दिखाई पड़ रही है, पुलिस वालों पर गाज गिरती दिखाई पड़ रही है। शाहगंज जो एरिया है जहां पर ये मारे गए थे, वहां के जो एसओ हैं उन पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार सिंह सहित 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी ने कल दोपहर में एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की थी। शाहगंज थाने के बगल में जो कॉल्विन अस्पताल है वहीं पर 15 अप्रैल को 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाई थी और उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अब की गई है।